तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है एक बार फिर से उसी क्रम में एक दूसरी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज की कहानी सुना उससे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली महकमा है वो बाकायदा हड़ताल पे कई दिनों से बैठा हुआ है। मोटा मोटी देखा जाए तो 48 घंटे हो गए। जब गांव में तो शायद बिजली का मुंह देखना यानी एक बल्ब जो जलता है उसका मुंह देखना एक तरह से मैसर ही नहीं हुआ है। मैं भी इस समय गांव में हूं और पिछले 48 घंटों से न बिजली आई है, तो 48 घंटे से बिजली नहीं तो इन्वर्टर वगैरह भी डिस्चार्ज। अब वीडियो भी बनाना था और बिजली का कोई साधन नहीं, तो उसके लिए एक व्यवस्था की, एक जनरेटर लेके आया, जनरेटर चलाया हूँ, उसी की से जो बिजली मिल रही है उसी से वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि हल्का फुल्का कुछ आवाज़ और कुछ डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिले। वैसे तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसी कोई आवाज़, ऐसा कोई डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन अगर होती है तो इस पर अब मेरा कोई कंट्रोल भी नहीं है। तो उसके लिए आपसे पहले ही माफ़ी मांग ले रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं कि मेरा व्यक्तिगत मैटर है, ये शायद पूरे उत्तर प्रदेश में अब बिजली नहीं ही आ रही है, सारे लोग धरने पे बैठे हैं। तो सोचा कि आपको ये सारी बातें बता दूँ, नहीं तो बाद में आपको लगेगा कि वीडियो में किस तरह की आवाज़ है, आप परेशान होंगे। ये तो रही औपचारिक बात। अब आज की कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी को तो नहीं, लेकिन इससे जैसी मिलती जुलती कहानियाँ मैंने आपको पिछले कई दिनों में कई बार सुनाई। यहाँ तक कि कई लोगों का कमेंट भी आया कि आप इसी तरह की कहानी सुना रहे हैं, कम से कम कुछ टॉपिक चेंज कीजिए। मेरा भी प्रयास रहता है कि ऐसी कहानियों को ना सुनाऊं, लेकिन हर क्राइम का कायदे से अगर हर ईयर का एक एवरेज निकाला जाए तो एक खास किस्म का क्राइम हर साल अपने पीक पे होता है। जैसे साल 19-20 में देखा जाए तो कुछ अलग तरह के क्राइम थे, 21-22 में कुछ अलग तरह के क्राइम हैं और 22-23 में कुछ अलग तरह के क्राइम। और पिछले 50-60 स्टडीज़ में अगर मैंने 50 कहानियों को पढ़ा है तो 50 में से 30-40 कम से कम कहानियाँ ऐसी हैं जो इन्हीं मैटरों पे डिपेंड करती हैं। और इन मैटरों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इस कहानी में जैसे किसी का किसी से झगड़ा है, कोई रंजिश है, तो इन रंजिश में पुलिस को भी पता चल जाता है कि फला आदमी के फला से झगड़ा रहा है। कोई ज़मीनी विवाद है तो ये भी आसपास के लोग बता देते हैं किसका इससे ज़मीनी विवाद था। लेकिन इसके विपरीत जो अवैध संबंध और नाजायज़ रिश्ते, इसमें जब कत्ल होता है तो इस आदमी के बारे में या फिर ऐसे मैटर के बारे में ना तो पुलिस को कोई जानकारी लगती है, ना ही किसी और को कोई जानकारी होती है, ना ही कोई सबूत होता है, ना ही कोई क्लू होता है। तो ऐसे मामलों में पुलिस के लिए केस सुलझाना भी बड़ा पेचीदा हो जाता है। और अगर केस सुलझता है तो महज पुलिस की हाजिर जवाबी और उनके इतने साल के अनुभव से ही ये केस सुलझता है। बाकी कोई सबूत या फिर कोई सुराग ऐसे मामलों में बड़ा कम मिलता है। और आज की जो कहानी है, ये कहानी भी इसी बात का एक ऐसा नमूना है जिसमें पुलिस के हाथ बस गलती से बटेर लग गया था, वरना ये केस भी आज भी फाइलों में धूल फांकता रहता और कोई ऐसा टर्म, ऐसी कोई चीज़ मिली ही नहीं जिससे ये केस सुलझ सकता। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोंडा से। बात साल 2012 के पहले की है। इसी गोंडा में एक आदमी जिसका नाम रईस शेख और उसके भाई, उसके वालिद, उसकी माता, ये सारे लोग रहा करते थे। अब रईस भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो थोड़ी बहुत इधर मेहनत मजदूरी करता, जो कुछ पैसे आते घर के बाकी लोग भी कमाते थे, इसी बीच रईस भी कमा रहा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। घर का खर्च और बाकी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। रईस धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद अब इसकी निकाह की बात हुई और साल 2012 में शाहिदा नाम की एक महिला से इसकी शादी हो जाती है। शादी होती है। शादी होने के बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ साथ एक बेटी होती है। थोड़ा सा और वक्त गुजरता है और एक बेटा भी हो जाता है। अब जो रईस था गांव में रह रहा है, थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं, 2 बच्चे हैं, एक बीबी है। अब इनकी जिम्मेदारी उठाना, साथ ही घर खर्च में थोड़ा सा हाथ बटाना अब कहीं ना कहीं रईस के लिए मुश्किल हो रहा है। बहरहाल रईस जी तोड़ मेहनत करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने उस बीवी को खुश रखने के लिए। लेकिन अब बच्चे भी हैं और पत्नी भी है, परिवार भी है, जिम्मेदारी ज़्यादा है, गांव में इनकम कम है, तो रईस के लिए थोड़ा सा मैनेज करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा था। बहरहाल रईस को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन इसी बीच रईस का एक रिलेटिव बॉम्बे से लौट के आता है। आने के बाद सारी माली हालत जब रईस की देखता है तो कहता है
कि देखो गांव में रहोगे तो उस हिसाब से ना यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, ना उस हिसाब से तुम्हें यहाँ काम धंधा मिल सकता है, ना ही यहाँ पे इतने मौके हैं। तो एक काम करो, अब तुम यहाँ से निकलो, मुंबई चलो, मैं तुम्हारी नौकरी वगैरह लगवा दूंगा। वहाँ पे रहोगे, कमाओगे, कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, बीवी को भी बुला लेना, बच्चों को भी बुला लेना। वहाँ पे रहने का एक फ़ायदा होगा कि धीरे धीरे पैसे भी तुम्हें मिलेंगे और बच्चों को अच्छी परवरिश भी मिल जाएगी। शहर में रहेंगे, अच्छी खासी बोल भाषा, सारी शैली, सारे संस्कार उन्हें मिलेंगे। अब ऐसी बात जब रईस सुनता है तो रईस को भी लगता है कि सही बात है, गांव में रखा क्या है, चलते हैं वहाँ पे, कमाएंगे, खाएंगे, परिवार से थोड़ा दूर रहेंगे, परिवार में, गांव में इज्जत भी रहेगी। लिहाजा अब रईस इस अपने रिलेटिव के साथ निकलता है और निकलने के बाद बॉम्बे पहुंच जाता है। बॉम्बे पहुंचता है। बॉम्बे में पहुंचने के बाद अब इसको एक जगह है दहिसर, इसी दहिसर इलाके में एक किराए के कमरे पे जो इसका रिलेटिव है इसको कमरा दिलवाता है। अब इसके लिए नौकरी खोजी जाती है। ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था तो नौकरी भी छोटी मोटी ही मिलनी थी, और अंत में एक कपड़े की दुकान पे सेल्समैन के रूप में इसे नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलती है, मिलने के बाद जिस हिसाब से ये काम करता है उसी हिसाब से इसको पैसे भी अच्छे मिलते हैं। कुछ ही महीने बीतते हैं और ये ठीक ठाक पैसा कमाने लगता है। अब पैसा कमाता है तो इसे लगता है कि इस छोटे से कमरे से निकला जाए और एक चॉल वगैरह ले लिया जाए। बहरहाल पैसे आ रहे थे तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, और बाद में इसने एक चॉल भी ले लिया। अब रिलेटिव भी खुश है, ये भी खुश है। रिलेटिव अपने काम में बिजी हो गया, ये भी अपने काम में बिजी हो गया। अब जब इसके पास ठीक ठाक पैसे आने लगे और इसे लगा कि अब पत्नी को और बच्चों को भी मैं यहाँ पे रह के पाल पोस सकता हूँ, उनकी रोज़ी रोटी का जुगाड़ कर सकता हूँ, तो इसने फिर अपनी पत्नी को फ़ोन किया, और इससे पहले भी अपने माँ बाप को फ़ोन किया और कहा कि अब चूँकि पत्नी भी अभी नई नई है, बच्चे भी अभी छोटे हैं, तो क्या यहाँ पे बुला लूँ या फिर जैसी आपकी मर्जी हो, आप लोग जो कहें। अब माँ बाप भी विरोध नहीं करते, कहते कि भाई तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अपने पास लेके जाओ। शाहिदा भी तैयार हो जाती है, ये लोग कपड़े वगैरह पैक करते हैं, पैक करके बॉम्बे आ जाते हैं। आने के बाद अब ये पूरे दिन नौकरी करता, उससे जो पैसे मिलते उससे शाहिदा का, बाकी बच्चों का भरण पोषण करता। पैसे भी ठीक ठाक आ रहे थे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, सारी चीज़ें ठीक ठाक चलने लगी। 2013-14 से ये लोग बॉम्बे आके रह रहे हैं, और धीरे धीरे वक्त गुजरा और साल 2021 आ गया। साल 2021 आता है, 21 में भी पहला महीना बीतता है, दूसरा महीना बीतता है, तीसरा महीना भी बीत जाता है, और महीना आ जाता है मई का। अब इतने सालों से जब ये रईस और शाहिदा बाहर रह रही थी, तो भले ही अभी अपने घर से, अपने उस पैदाइश से दूर हों, लेकिन ऐसा कोई दिन गुजरा नहीं था जब रईस अपने वालिद को, अपने वालिदान को और अपने भाई को और बाकी जो सगे संबंधी थे उनको फ़ोन न करता हो। आए दिन फ़ोन करता, हाल चाल लेता, सबसे बात करता, बच्चों से बात करवाता। परिवार वाले भी खुश थे कि जो बेटा है, जो बहू है, जो नाती पोते हैं वो बॉम्बे में खुश हैं। एक माँ बाप को और कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं था। लेकिन जैसे ही ये मई का महीना आता है तो मई महीने में अचानक से ये जो रईस है ये फ़ोन नहीं करता, और ना ही उसकी पत्नी फ़ोन करती है। अब उधर से फ़ोन नहीं आ रहा तो फिर घर वालों को लगता है कि चलो हम ही लोग फ़ोन करते हैं। फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठता नहीं है। एक दिन गुजर जाता है, दूसरे दिन फ़ोन करते हैं तो पत्नी का फ़ोन, यानी जो रईस की पत्नी है उसका फ़ोन नहीं उठता। फिर रईस के फ़ोन पे फ़ोन करते हैं तो रईस का फ़ोन जो था वो उसकी पत्नी शाहिदा उठाती है। अब जब परिवार वाले पूछते हैं कि रईस कहाँ है, तो शाहिदा कहती है कि किसी काम से बाहर गए हैं, अभी तक आए नहीं हैं, अभी आ जाएंगे तो बात करवा दूंगी। अब घर वालों को भी लगता है कि चलो ठीक है, हो सकता है भाई बाबा बाहर रह रहे हैं, ओवर टाइम करना पड़ रहा है, ड्यूटी ज़्यादा है। अब बाहर का मैटर है, हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। परिवार वाले यही सोच के फ़ोन रख देते हैं, और अगले दिन यानी 20 तारीख से ये सिलसिला शुरू हुआ था, और 22 तारीख को फिर से फ़ोन करते हैं। 22 तारीख को फिर से फ़ोन करते हैं, फिर से शाहिदा फ़ोन उठाती है, और इस बार थोड़ा घबराए हुए कहती है कि पता नहीं कहाँ चले गए, 2 दिन गुजर गए, अभी तक आए नहीं, और हमें टेंशन भी हो रही है, लेकिन अब अकेली महिला जात हम करें तो करें क्या। अब ये बात जैसे ही घर वाले सुनते हैं तो घर वाले भी थोड़ा सा शक पकाते हैं कि उनका बेटा कहाँ गायब हो गया। बहरहाल इस बारे में जो जानकारी थी रईस के छोटे भाई अनीस को दी जाती है।
अनीस जैसे ही ये बात सुनता है तो वो भी घबराता है कि उसका भाई कहाँ गायब हो गया। फ़ौरन अपनी भाभी को फ़ोन करता है, पूरी बात पूछता है तो भाभी बताती है कि 21 तारीख को ये काम पे गए और आज तक लौट के नहीं आए। फ़ोन यहीं छोड़ के गए थे, बोले कि फ़ोन चार्ज नहीं है, चार्ज में लगा दो, मैं आऊँगा अभी। तब से आए नहीं। तो शुरू में तो एक आध दिन लगा कि हो सकता है ओवर टाइम वगैरह हो, लेकिन आज 2 दिन बीत गए और अभी तक लौट के नहीं आए। अब ये बात जैसे ही वो सुनता है अनीस, तो चूँकि अनीस नौजवान था, दुनियादारी उसने देखी थी, न्यूज़ वगैरह देखता था, तो फ़ौरन ही उसके दिमाग में बुरे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ भाई के साथ हादसा हो गया हो। अब ऐसी बात होगी कि तो जाहिर सी बात है ऐसे ख्याल आना भी लाजमी है। लिहाजा जो अनीस था अपनी भाभी से कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं फ़ौरन बॉम्बे की टिकट निकलवा रहा हूँ, निकलवाने के बाद आ रहा हूँ और चलते हैं, फिर ढूंढते हैं, नहीं मिलेंगे तो FIR करेंगे। भाभी भी कहती है कि ठीक है, आप जल्दी आ जाइए। अनीस यहाँ से जाता है, 23 तारीख को टिकट बुक करता है, 24 का पूरा सफ़र होता है। 25 तारीख को जैसे ही दहिसर पहुँचता है, घर में जाता है, तो फ़ौरन अपनी भाभी को और अपने बच्चों को साथ में लेता है और साथ में जाता है दहिसर पुलिस स्टेशन और पूरा वाक़या समझाता है। और जैसे जैसे ये बोल रहा था, बच्चे भी रोने लगते हैं, पत्नी भी रोने लगती है। जैसे तैसे करके समझाता बुझाता और कहता है कि आप परेशान मत होइए, अब पुलिस वालों के पास ये मामला गया है, पुलिस वाले फ़ौरन ढूंढ देंगे। पुलिस वाले भी अब ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि हम ढूंढ देंगे, आप परेशान मत होइए। और उत्तर प्रदेश की तुलना में जो बॉम्बे की पुलिस होती है, उनके लिए गायब होना, मर्डर होना, ये सारी चीज़ें तो बड़ी आम बात है, क्योंकि उनके लिए तो टेररिस्ट अटैक और ये सारी चीज़ें हो सकता है कहीं तूल वाला बात हो। अंडरवर्ल्ड का इतना इन्फ्लुएंस रहता है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं परेशान रहती है। एक आध मर्डर या फिर एक आध अपहरण तो उनके लिए छोटी बात हो जाती है। पुलिस वाले भी मामले को नोट करते हैं, नोट करने के साथ साथ कहते हैं कि आप जाइए, हम ढूंढ देंगे। इतना कहते हैं, परिवार वालों को भेजते हैं और अपने इस ढूंढने के कार्यक्रम में अपने आप को लगाते हैं और ढूंढने का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले घर पे आते हैं, आने के बाद पूरी डिटेल लेते हैं कि क्या करता था, कहाँ जाता था, किसी से कोई दुश्मनी थी, किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर कोई रंजिश थी, कोई दोस्ती रही हुई, कोई प्रेम प्रसंग रहा हो। सारी चीज़ें पुलिस वाले सिलसिलेवार तरीके से उसकी पत्नी से पूछते हैं। पत्नी भी सारी चीज़ें बताती है। जहाँ वो काम करता था उस दुकान का एड्रेस देती है, जिस मोबाइल से वो बात करता था लोगों से उस मोबाइल का नंबर देती है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि मोबाइल का लास्ट लोकेशन निकाला जाए, नंबर निकाला जाए, सारी चीज़ें की जाए, लेकिन अब पत्नी कहती है कि मोबाइल तो 21 तारीख से घर पे ही है, तो लोकेशन वगैरह निकालने का भी कोई मतलब नहीं बनता। बहरहाल पुलिस वाले छानबीन करते रहते हैं और इस छानबीन के सिलसिले में इस आदमी के ऑफिस जाते हैं जहाँ ये काम करता था। उस दुकान पे जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पूछताछ करते हैं तो वहाँ वाले बताते हैं कि 21 तारीख को ये आया था, दोपहर को अचानक से वापस लौटा और फिर लौट के नहीं आया। वक्त भी धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और परिवार वाले भी धीरे धीरे उम्मीद खोते जा रहे थे। 25 तारीख को FIR लिखाई गई, 25 का पूरा दिन बीता, 26 बीता, 27 बीता। परिवार वाले भी परेशान हो रहे हैं, पुलिस वालों को भी समझ नहीं आ रहा कहाँ खोजें। पुलिस वाले वापस फिर घर पे आते हैं, उन्हें लगता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो उनसे छूट गई हो, तो चलते हैं दोबारा पूछ लेते हैं। पुलिस वाले फिर से शाहिदा से पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी से कोई बहुत गहरी दोस्ती हो, क्योंकि आमतौर पे कत्ल की 2 वजह होती हैं, या तो बहुत दुश्मनी हो या फिर कोई दोस्ती हो। अब ये बात जब शाहिदा से पूछी जाती है तो शाहिदा इस पर भी इनकार कर देती है, कहती है कि एक रिलेटिव थे, वही लेके आए थे, बाकी तो यहाँ पे ज़्यादा उनको किसी से मतलब नहीं था। पुलिस वाले उस रिलेटिव से भी पूछताछ करते हैं। रिलेटिव भी कहता है कि साहब हमें नहीं पता, बस नौकरी दिलवाना मेरा काम था, परेशान थे तो मैंने नौकरी दिलवा दी। अब पुलिस को यहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर से पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो पुलिस वालों को लगता है कि क्यों ना पड़ोसियों से पूछताछ किया जाए। पुलिस वाले पड़ोसी से भी पूछताछ करते हैं कि क्या कोई रंजिश रही हो या फिर पत्नी से ही कोई झगड़ा, कोई मैटर रहा हो। पड़ोसी भी कहते हैं कि जो आदमी था बड़ा अच्छा था, पत्नी से बड़ा प्यार करता था, पत्नी भी उसे बहुत प्यार करती थी, ऐसा कोई था ही नहीं जिसकी इससे दुश्मनी हो, तो किसने कर दिया, कैसे कर दिया, हमें साहब ज़्यादा पता नहीं है। बहरहाल पुलिस वाले अपने तरीके से पूरे हफ्ते भर पूछताछ करते रहते हैं, पूरे दिनों रात की मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कहीं से भी ऐसा कोई सबूत, कोई ऐसी चीज़, कोई संदिग्ध बात पुलिस वालों को
मिलती ही नहीं जिससे पुष्टि हो सके कि इस आदमी को किसने मारा या फिर ये आदमी कहाँ गया, किसने गायब कर दिया। अब वक्त भी गुजरता जा रहा था और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था सबको लग रहा था कि इस आदमी के साथ जरूर कोई अनहोनी हुई है। हफ्ते बीते, हफ्ते के बाद 10 दिन बीत गया। पुलिस वाले हर जगह हाथ पांव मार के थक चुके थे। कहीं से भी कोई ऐसी बात पुलिस वालों की आंखों के आगे आई ही नहीं जहां से पुलिस को इस मामले को सुलझाने में आसानी हो। अब परिवार वाले जब देखते हैं कि पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही है तो जो उसका भाई था, जो उसकी पत्नी थी, सारे लोग आपस में बात करते हैं, रोते हैं कि क्या हो गया, पता नहीं अब कैसे मिलेंगे। पुलिस का एक सहारा था, पुलिस भी नहीं ढूंढ रही है। अब देवर भाभी ऐसी बात कर रहे हैं तो बच्चे भी रोने लगते हैं। आखिर उनके पिता गायब थे। जो माँ थी वो वहाँ से चली जाती है। जो देवर था यानी उन बच्चों का चाचा उन बच्चों को समझाने लगता है, दुलराने लगता है, कहता है कि परेशान मत हो बेटा, तुम्हारे पापा आ जाएंगे। अब्बू ज़्यादा दूर गए नहीं हैं, बस नौकरी से बाहर गए हैं। अब चाचा जब ये बात समझा रहा था तो जो भतीजी थी, चूँकि छोटा बेटा तो बहुत छोटा था, लेकिन जो भतीजी थी वो लगभग 6 साल की हो चुकी थी। भतीजी कहती है कि पापा अब कभी नहीं आएंगे। अब ये बात जैसी ही भतीजी बोलती है तो चाचा की दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है कि इतनी छोटी बच्ची ऐसी कैसे बोल रही है। चाचा तुरंत समझाते हुए कहता है कि बेटा ऐसी बात नहीं करते, तुम्हारे पिता आएंगे। जब फिर चाचा बोल रहा है तो फिर भतीजी कह रही है कि नहीं, पिता अब नहीं आएंगे, वो ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, पिताजी मर चुके हैं। अब ये बात जैसे जैसे वो बोल रही थी, जो चाचा है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बात ये क्यों बोल रही है, इतनी छोटी सी बच्ची है, इसके दिमाग में ये बातें कैसी आई। अब ये बात जब उसको हजम नहीं होती चाचा को, तो भतीजी को बाहर लेके जाता है और पूछता है कि बेटा ऐसे क्यों कह रही हो। अब जब ये बात चाचा पूछता है तो भतीजी कहती है, चूँकि मेरे पिता को, मेरे अब्बू को, जो मेरी माँ है, उन्होंने मार डाला है, मारा है, मारने के बाद उनकी लाश को किचन में डाल के दफन कर दिया है। अब एक 6 साल की बच्ची, जाहिर सी बात है, ऐसी बात अपने मुंह से नहीं बोल सकती। यानी ये बात अगर ये सही है तभी बोल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई सिखाया होगा या फिर मजाक में बोल रही होगी। चाचा बदहवास किचन में जाता है, देखता है तो सच में फर्श वगैरह अभी नई बनी है। अब जो अनीस था वो कोई और बात नहीं करता, फ़ौरन थाने जाता है और पूरा माजरा पुलिस वालों को बताता है। पुलिस वाले जैसे ये बात सुनते हैं फ़ौरन घर पे आते हैं। क्योंकि एक ऐसा केस जो पिछले 10 दिनों से वो भी हाथ पाँव मार रहे थे, कुछ हाथ नहीं आ रहा था, अचानक से इतना बड़ा जैकपॉट, तो पुलिस वाले फ़ौरन आते हैं। आने के बाद उस बच्ची से पूछते हैं कि बेटा हुआ क्या था, सही सही बताओ। तो बच्ची अपना पूरा बयान दर्ज करवाती है और जैसे ही बच्ची बयान दर्ज करवाती है तो फ़ौरन जो पुलिस वाले हैं इस महिला को उठाते हैं, थाने ले जाते हैं और जो महिला सिपाही होती हैं अपने पुलिसिया अंदाज में उनसे कहती हैं कि बेटा अब सच बोल दो। क्योंकि ये मुंबई की पुलिस है, जब ये मारती है तो ये रहम नहीं करती। अब जो साहिदा थी, चूँकि ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल या फिर ऐसी कोई अपराधी थी नहीं, इसे भी लगता है कि झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, मामला फंस चुका है, तो सच्चाई बोल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो फ़ौरन एक नाम और लेती है, अनिकेत मिश्रा उर्फ अमित। अब एक नाम और आता है सामने, पुलिस वाले इसको भी उठाते हैं और साथ में बैठाते हैं और बैठाने के साथ साथ अब पूरी कहानी पूछते हैं। अब इनके पास भी कोई चारा नहीं था तो ये अपनी पूरी कहानी बताते हैं और इस कहानी के हिसाब से जब रईस अपनी पत्नी साहिदा को लेके आता है तो थोड़े टाइम बाद इसका जब एक बर्थडे बीतता है तो साहिदा की उम्र हो जाती है 27 साल। अब 27 साल की उम्र, ज़्यादा उम्र बीती नहीं थी, शादीशुदा जीवन भी ज़्यादा गुजरा नहीं था। अब पति आए दिन काम पे रहता, शाम को वक्त से बाद में ही घर पे आता, खाना खाता, खाना खाने के बाद सो जाता। साहिदा पूरे पूरे दिन घर पे अकेले रहती, बच्चे खेलने चले जाते, बोर होती। और इसी बीच इसका जो पड़ोसी था अनिकेत मिश्रा, वो इसके घर पे आता है महज बातचीत करने के लिए, फैमिली थी तो एक वेलकम करने के लिए आता है। बातचीत होती है और बातों ही बातों में जो साहिदा थी इस अनिकेत उर्फ अमित के पीछे अट्रैक्ट हो जाती है। अनिकेत भी इस बात को भांप जाता है। भांपने के बाद आए दिन आता, दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे शारीरिक संबंध में बदल जाती है। अब कहते हैं कि इश्क हो या मुस्क हो, छिपाए नहीं छिपता। तो जैसे जैसे इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो इस बात की भनक इनके बच्चों को लगने लगी।
बच्चे देखते कि आए दिन जो पड़ोसी अंकल हैं वो घर पे आते हैं, कुछ ऐसे वैसे काम करते हैं, गलत तरीके से रहते हैं। अब ये बात जैसे ही शाहिदा देखती है कि बच्चे अब धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं, जान रहे हैं, तो शाहिदा भी बच्चों को कहती है कि तुम लोग नीचे जाओ। अब बच्चे पूरा पूरा दिन नीचे खेलते और पूरा दिन ये उसी घर में अब इस अपने पड़ोसी के साथ रहने लगती। अब एक दो बार ऐसा भी हुआ कि जो उसका पति रईस है वो आता तो देखता बच्चे नीचे खेल रहे हैं, उनसे पूछता कि बेटा नीचे क्या कर रहे हो, शाम हो गई है। इस पे बच्चे कहते कि माँ ने कहा है कि जब तक अंकल न चले जाए तुम लोग नीचे ही रहोगे। अब ये बात जब रईस सुनता है तो उसका एक तरह से पारा हाई हो जाता है कि ऐसे कौन से अंकल हैं। रईस ऊपर आता है तो देखता है कि कोई अंकल नहीं है, लेकिन अब बच्चे भी झूठ नहीं बोल सकते। लिहाजा अब रईस को भी धीरे धीरे शाहिदा के ऊपर डाउट होने लगता है। डाउट होता है, डाउट का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता रहता है। कई बार ये रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, कई बार ये कामयाब भी हो जाता है। जितने बार ये रंगे हाथ पकड़ता उतनी बार ये कहता कि देखो तुम दो बच्चों की माँ हो, तुमसे ये काम शोभा नहीं देता, ऐसे काम तुम करोगी तो तुम्हारी भी बदनामी है, मेरी भी बदनामी है। अनिकेत को भी डराता धमकाता है, समझाता है, लेकिन ना अनिकेत कुछ मानने को तैयार था, ना ही शाहिदा मानने को तैयार थी। कायदे से अगर इस टाइम कोई शाहिदा से कहता कि तुम्हें अनिकेत और रईस में किसी एक को चुनना है, तो शाहिदा न अपने बच्चों की परवाह करती, ना ही अपने समाज की परवाह करती, इस अनिकेत उर्फ अमित मिश्रा के साथ हो लेती। धीरे धीरे वक्त गुजरा और डेट आ जाती है 21 मई साल 2021। 21 तारीख को रोज़ की तरह जो रईस अपने काम पे जाता है, अपने उस दफ्तर पहुंचता है, सेल्समैन की ड्यूटी को करता है, और इसी बीच इसे याद आता है कि अपना मोबाइल घर पे ही भूल गया है। अब मोबाइल लेने के लिए घर पे आता है तो देखता है कि जो रईस है, माफ़ कीजिएगा, जो शाहिदा है अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। देखने के बाद उस आग बबूला होता है, दोनों में हाथापाई होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, समझाता बुझाता है, लेकिन अब काम का भी प्रेशर था तो वापस चला जाता है और शाम को फिर से लौट के आता है। अब जब फिर से लौट के आता है तो देखता है कि घर में टाइल्स रखी हुई है, सीमेंट रखा हुआ है और सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब ये देखता है तो फिर हैरान होता है, पूछता है कि ये सारी चीज़ें क्यों आई हैं घर में, कौन सा तुम्हें यहाँ मकान बनवाना है। तो जब ये बात शाहिदा सुनती है तो कहती है कि जो किचन है उसकी फर्श में सीलन लग रही है, पानी रिस रहा है, इसलिए सोच रही हूँ कि टाइल्स को चेंज करवा दूँ। रईस भी कहता है कि चलो ठीक है। खाना खाता है, खाना खाने के बाद सोफे पे बैठ के टीवी देखता रहता है, और इसी बीच जो शाहिदा है वो किचन से आती है। अब रईस सोफे पे बैठा है, बगल वाले सोफे पे उसके दोनों बच्चे बैठे हैं, तीनों लोग टीवी देख रहे हैं, और इसी बीच शाहिदा अपनी कमर के पीछे से चाकू निकालती है और रईस के ऊपर चाकू से वार कर देती है। चाकू से वार करती है, वार करने के बाद गला काट देती है। काटने के बाद अब बच्चे ये ऐसी चीज़ देखते हैं तो उनकी तो हालत ख़राब। उनको डराती धमकाती है, कहती है कि अगर कहीं भी मुंह खोला तो तुमको पानी की टंकी में डुबो के मार डालूंगी। अब एक महिला जो किसी का कत्ल कर रही है, बच्चे उसे देख रहे हैं और ऐसी धमकी मिल रही है तो बच्चे भी डर जाते हैं। डरने के बाद अपना मुंह बंद कर लेते हैं, चुपचाप कमरे में चले जाते हैं। अब शाहिदा अनिकेत को फ़ोन करती है, अनिकेत आता है। आने के बाद अब किचन में लाश को खींच के ले जाया जाता है, लेकिन जाने के बाद फिर एक दिक्कत होती है। किचन का साइज छोटा था, लाश का साइज बड़ा था। अब उसी किचन में लाश को ठिकाने पे लगाना था तो कैसे लगाया जा सकता था। लिहाजा ये लोग काफ़ी देर तक सोचते हैं और सोचने के बाद उस लाश को 4 टुकड़ों में काटते हैं। अनिकेत हाथ पकड़ता है, शाहिदा चाकू चलाती है, फिर शाहिदा पैर पकड़ती है, अनिकेत चाकू चलाता है। बाकायदा लाश को 4 टुकड़ों में काटा जाता है, किचन को खोजा जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे खुदाई करना आसान हो। फिर फर्श को तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद किचन को खोदा जाता है, खोदने के बाद उसमें लाश के टुकड़े रखे जाते हैं। उसके बाद फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, उसके ऊपर सीमेंट का एक लेप लगाया जाता है, उसके ऊपर फिर टाइल्स लगाई जाती है और पूरे किचन को एकदम नए जैसा कर दिया जाता है। इसके बाद अब घर वाले जब फ़ोन करते हैं तो बार बार वही कहते कि काम पे गया है, और इसको लग रहा था कि धीरे धीरे मामला रफा दफा हो जाएगा और भांडा जो है फूटेगा नहीं। और अगर ये बच्ची मुंह ना खोलती तो शायद पुलिस वाले भी ऐसे ही सुलझाते रह जाते, क्योंकि कोई क्लू, कोई सबूत कहीं से मिल भी नहीं रहा था, और जिस हिसाब से ये एक्टिंग कर रही थी किसी का डाउट भी इसके ऊपर जा नहीं रहा था। फिलहाल मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इन दोनों को जेल भेजा, और जो बच्चे हैं अपने चाचा, अपने दादा दादी के साथ इस समय उत्तर प्रदेश के गोंडा में है।
ये तो रही पूरी कहानी, लेकिन कल मैंने एक सवाल पूछा था कि जो फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, ऐसा भी नहीं है कि उनके पास पैसों की कमी है, ऐसा भी नहीं है कि उनके पास सिस्टम नहीं है, उसके बावजूद भी लगभग एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब दिया है वो युगन कुरदास जी हैं, मुजीब खान जी हैं, मुजीब अंसारी, जे फेट्स जी हैं, तबरेज़ खान जी हैं, निशा बोरा जी हैं, घनश्याम प्रजापति जी हैं, आफ्ताब जी हैं और लोगन शान। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो लगातार सही जवाब दे रहे हैं। तो आप सब ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, हम सबका भी ज्ञान बढ़ाइए, और जिनको भी सही जवाब पता हो तो आप लोग जवाब ज़रूर दीजिएगा। इसी बहाने थोड़ा सा आपका भी माइंड रिकॉल हो जाएगा, हम लोगों को भी ज्ञान मिलेगा। अब आज का सवाल ये है कि आपने कई दिन ये मुहावरा सुना होगा, घड़ियाली आंसू। तो इस घड़ियाली आंसू का मतलब क्या है? काहे किसी और जानवर के आंसू के बारे में नहीं बोला जाता, और इस घड़ियाल के आंसू से क्या संबंध है? कोई भी रोता है, कोई भी एक्टिंग करता है, कोई भी नाटक करता है, तो आमतौर पे कहा जाता है कि ये घड़ियाली आंसू बहा रहा है। तो इस घड़ियाली आंसू का मतलब क्या है? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। इसका जो मतलब है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बड़ा मज़ेदार भी है। नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और ये जो मार्क जुकरबर्ग वाली बात है, इस कहानी से मुझे बड़ी अच्छी प्रेरणा मिली, और इसी वजह से मैं खुद अब वाइट शर्ट अमूमन पहनता हूँ। चूँकि आए दिन मैंने देखा है कि जब कपड़ों का सिलेक्शन करना होता है तो लगभग आधे से 1 घंटे मुझे लग जाते हैं कि कौन सा ऐसा शर्ट पहन के जाऊँ या फिर कौन से ऐसे कपड़े पहनूँ जिससे थोड़ा प्रोफेशनल लुक भी आए, कैमरे के सामने ठीक ठाक भी लगे, मेरे ऊपर शूट भी करे। अब लाल शर्ट या फिर ऐसे कुछ चमकीले कलर के पहन के बैठ भी नहीं सकता, वो इस गद्दी की गरिमा के खिलाफ होगा। तो ऐसे अच्छे लोगों के जीवन से, ऐसे सक्सेसफुल लोगों के जीवन से भी सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। तो फिलहाल ये तो रही पूरी कहानी, उसी के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी और उसी के साथ एक इंटरेस्टिंग सवाल भी। और अगर ऐसी ही चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो के साथ मैं कल फिर आपको 10 बजे मिलूँगा रात के। तो तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।